तीव्रं निर्वाण हेतुर यदपि च विपुलं यत् प्रकर्षेण चाणु प्रत्यक्षं यत् परोक्षं यदिह यदपरं नश्वरं शाश्वतं च यत् सर्वस्य प्रसिद्धं जगति कतिपये योगिनो यद् विदन्ति ज्योतिष्तद्विप्रकारं सवितुरवतु वो बाह्यमाभ्यंतरं च। अर्थात जगत में सभी प्राणियों में प्रसिद्ध होने पर भी कुछ ही योगियों द्वारा ज्ञानगम्य, नश्वर होते हुए भी नित्य, समीपस्थ होते हुए भी दूरस्थ, प्रत्यक्ष होते हुए भी परोक्ष, विस्तीर्ण होते हुए भी अत्यधिक अनुरूप और तीव्र होते हुए भी मोक्ष की हेतुभूत सूर्य की बाह्य तथा अंतः दोनों प्रकार की ज्योति सबकी रक्षा करे, इसी सत्कामना के साथ प्रभात की इस वेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। सुप्रभातम कार्यक्रम के आज के इस अंक में मैं हूं आपके समक्ष उपस्थित गवीश द्विवेदी। भारतीय ज्ञान परंपरा को समर्पित इस सुप्रभातम कार्यक्रम में सबसे पहले जान लेते हैं समय चक्र के अंगभूत तिथिवार नक्षत्र आदि को, अर्थात सुप्रभातम के पहले प्रभाग आज के पंचांग का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, शुक्रवार, मूल नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जीवन में मधु अर्थात सफलता, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास की, श्रम की आवश्यकता होती है। इसे ही शास्त्रों में किन प्रेरक शब्दों के साथ कहा गया है, यह जानने के लिए देखिए आज का यह विशेष सुभाषित। चरन् वै मधुविन्दति चरन् स्वादुमुम्बरम् सूर्यस्य पश्य श्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरंश्चरैवेति। चलते हुए को अर्थात क्रियाशील व्यक्ति को ही संसार में उत्तम वस्तुओं की प्राप्ति होती है। जैसे निरंतर गतिमान सूर्य को श्रेय की प्राप्ति होती है, अतः हमेशा क्रियाशील रहना चाहिए। It is the one who keeps progressing who gains the best rewards in the world, just like the ever dynamic sun earns glory. Hence, one should always be active. और कार्यक्रम में अब समय भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग का। भारत को लोकतंत्र की जन्मभूमि माना जाता है, जिसके ऐतिहासिक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। बौद्ध और जैन साहित्य से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में भी यहाँ की शासन प्रणाली में विभिन्न वर्गों और समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित थी। जैन ग्रंथों में लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे मतदान की 3 पद्धतियाँ गोपनीय, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रचलन में थी। आइए हमारे इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से भारत लोकतंत्र की जन्मस्थली इस रूप में बौद्ध और जैन संघों में अपनाई जाने वाली लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समझ लेते हैं। भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं की मजबूती के बारे में 2000 वर्ष पूर्व के सबसे प्रभावशाली पाली ग्रंथ दीघ निकाय से पता चलता है। यह हमें बताता है कि विश्व में विचार विमर्श और सहभागिता की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक प्रणाली में से एक बौद्ध संघ है, जहां शासन करने का अधिकार जनजातीय प्रणाली के बजाय निर्वाचित योग्यता के आधार पर अर्जित किया जाता था। गौतम बुद्ध भी यहाँ पर लगभग 3 बार आए और उन्होंने इस गणराज्य की सफलता के 7 कारण गिनाए हैं जो उनके साहित्य में हमको प्राप्त होते हैं। वो कहते हैं कि पहला कारण है सभी संघों की जल्दी जल्दी वो सभाएं करते थे और अधिक से अधिक सदस्य उसमें भाग लेते थे और राज्यों के कामों को बिल्कुल मिलजुल करके करते थे। फिर जैसे वृद्ध व्यक्तियों के विचारों का पूरा वहां सम्मान रखा जाता था, कभी महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करता था और अपने धर्म में दृढ़ विश्वास रखते थे।
और सभी लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। 2000 वर्ष पूर्व भी सभी प्रमुख मुद्दों का समाधान बहुमत के निर्णय के आधार पर किया जाता था। परिषद में पीठासीन अधिकारी को इस आधार पर चुना जाता था कि वह पक्षपात, घृणा या मूर्खता से प्रभावित न हो। वह महत्वपूर्ण विषयों पर तब चुनाव करवाता था जब उसे विश्वास होता था कि यहाँ धर्म को मानने वालों की संख्या अधिक है, जिससे संघ विभाजित नहीं होगा और भिक्षुक अपने विचारों के अनुसार मतदान करेंगे। साथ ही अपने विवेक के अनुसार वह मतदान को गुप्त या प्रत्यक्ष रूप में रखने का निर्णय लेता था। प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद उस पर 3 बार मतदान किया जाता था। यदि उपस्थित लोगों द्वारा कोई विरोध नहीं होता तो प्रस्ताव पारित होकर नियमानुसार अधिनियम बन जाता था। अराजकता की संभावना होने पर नेता के चुनाव के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती थी। इसे महासमत या चयनित प्रतिनिधि कहा जाता था और इसके लिए परिषद में एक चुनाव आयोजित किया जाता था। राजा को जनता और सेठों द्वारा उनकी सुरक्षा और उनके नाम पर शासन करने के लिए चुना जाता था। ऐसे राज्य को गणराज्य यानी जनता द्वारा शासित राज्य कहा जाता था। शिलालेखों में उल्लेख है कि जब तक लोग समय समय पर मिलकर सार्वजनिक बैठकें बुलाते रहेंगे तब तक वे पतन के बजाय समृद्धि की आशा कर सकते हैं। उसी युग में पूर्वी गंगा के मैदानों में कई गणराज्य या जनपदों का शासन था, जिनमें से कुछ जैन धर्म के अनुयायी थे। नमो लोय सब साहू यह जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण मंत्र है। पंच नमोकार जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ का शासक जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाने लगा था और वहां गणतंत्र की स्थापना हुई। अगर दुनिया को सर्वप्रथम गणतंत्र का ज्ञान कराने वाला यह स्थान वैशाली ही है और आज वैश्विक स्तर पर जिस लोकतंत्र की चर्चा होती है, जिसको अपनाया गया है, वो यहाँ के लिच्छवी शासकों की ही देन है। जैन धर्म की प्रमुख दार्शनिक सोच अनेकांतवाद है, जो अनुभूति की बहुलता का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार लोग सत्य के केवल आंशिक रूप को ही देख सकते हैं, जबकि वास्तव में संपूर्ण सत्य के कई पहलू होते हैं। हवय मंगलम इस बहुलतावादी सोच का प्रतीक है, जिसमें सहअस्तित्व और सहिष्णुता स्वाभाविक रूप से समाहित है। जैन धर्म इस विश्वास को स्थापित करता है कि नेतृत्व की क्षमता समाज के भीतर निहित होती है। जैन ग्रंथ राजनीति में सुधार के लिए मंथन का उदाहरण देते हैं। जैन और बौद्ध ये 2 भारतीय दार्शनिक प्रणालियां अपनी समतावादी और अहिंसक लोकतांत्रिक परंपराओं के कारण आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। इन विचारों ने भारतीय मानसिकता को गहराई से प्रभावित किया है और विश्व को 3 सहस्त्राब्दियों से समृद्ध करता आ रहा है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में जैन एवं बौद्ध मत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को विस्तार से जानने के बाद कार्यक्रम में अब बात स्वास्थ्य की, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं अल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज, जल्द लौटेंगे। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम।
LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। विराम के पश्चात आप सभी का पुनः स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य से जुड़े समग्र दृष्टिकोणों को दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव जो करेगा बीमारियों से बचाव। सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक स्वास्थ्य समस्या के हर पहलू पर होगा फोकस। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने के लिए योग 360। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। ये है हेल्थ का कंप्लीट पैकेज, जिसमें आयुर्वेद है, आसन है और हेल्थ है नेक्स्ट लेवल। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। सच मानिए, पेट हमेशा गलत खाने से नहीं बिगड़ता, कई बार सोच सोच कर भी खराब हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या है स्ट्रेस और डाइजेशन का कनेक्शन, क्यों डाइजेशन पर दिखता है स्ट्रेस का रिफ्लेक्शन। तनाव हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तनाव पाचन को भी प्रभावित करता है। जो लोग लंबे समय से स्ट्रेस से जूझ रहे हो, उनके पेट के एसिड बनने में रुकावट आती है और ये पेट की समस्याएं उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति को अपच और कई समस्याएं हो सकती हैं। आसन, आहार और औषधि का प्रयोग करके आप तनाव को कम कर सकते हैं और पाचन को कर सकते हैं बेहतर। सिर्फ डाइट प्लान नहीं, लाइफ प्लान भी गड़बड़ है। पेट सब देख रहा है और बोल रहा है बस आज मेरा मूड नहीं है। तो स्ट्रेस को दूर भगाएंगे, पाचन को बेहतर बनाएंगे ये आसन। हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, लेकिन किस लिए? ताकि हमारा डाइजेशन बेहतर हो सके। तो कुछ बहुत सरल से अभ्यास जो आपको तनाव मुक्त भी करते हैं, फिर चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस है चाहे मेंटल स्ट्रेस है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। लेकिन जैसे ही आप तनाव मुक्त होंगे इन अभ्यासों को करके, यही अभ्यास आपके पाचन तंत्र पर भी इक्वली काम करते हैं। सबसे पहला काम आप करेंगे, जैसे ही आपको लगता है कि आप मानसिक तनाव में हैं या आप शारीरिक तनाव में हैं, आप करेंगे भारत योग की सर्प गति। और सर्प, हमने कहा गति जो दुर्गति से बचाए, जो सदगति की ओर ले जाए, और भारत योग परंपरा में हम इन गतियों का अभ्यास करते हैं। तो सर्प गति के लिए हम इस प्रकार से अपने पेट के बल लेट जाते हैं। ठुड्डी को जमीन पर टिका लीजिए और इस तरह से लेट जाइए। अब जब आप यहाँ लेट गए हैं तो दोनों कोहनियों को आप अपने जमीन पर टिकाइए और अपनी ठुड्डी को जो है वो अपनी दोनों हथेलियों के बीच में ले आए। एड़ी पंजे आपके मिले रहेंगे, क्योंकि सर्प गति है तो सांप की पूंछ की तरह आपके एड़ी पंजे मिले रहने चाहिए। स्थिति में आकर एक एक स्टेप अपनी कोहनी को आगे ले जाना। शरीर नहीं हिल रहा है, सिर्फ कोहनियां आगे जा रही हैं। जब लगे कि अब मैं बिल्कुल आगे आ गया हूँ और आगे नहीं जा पाऊंगा, तो यही रुकिए। गर्दन के पीछे आपको एक्सट्रीम रिलैक्सेशन फील होगा। ये आपके मानसिक तनाव को, आपके ब्रेन को, आपकी स्पाइन को, आपके पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को इंस्टेंटली रिलैक्स कर देता है। और उसके रिलैक्स होते ही आपका पाचन तंत्र भी रिलैक्स हो जाता है। थोड़ी देर वहां रुककर फिर अपनी कोहनियों को एक एक स्टेप अपने सीने के नजदीक लाना। जब लगे अब और नजदीक नहीं ला सकता हूं, तो यहीं रुक जाइए। रीढ़ के निचले हिस्से पर आपको अद्भुत रिलैक्सेशन फील होगा, उस पर पूरा ध्यान टिकाइए। इसमें एक गलती नहीं करनी, ऐसे गर्दन झुका लेते हैं वो नहीं करना, गर्दन सीधा ही रखना है। फिर जब 4 से 5 बार आप इसे दोहरा लें, दोनों पैरों को खोल लीजिए, हाथों का इस प्रकार से तकिया बनाकर शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। यहीं से हम दूसरा अभ्यास लेते हैं शशांक भुजंग गति का। शशांक भुजंग गति में इसी तरह से आप लेटे लेटे हैं यहाँ पर, क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन में ले रहे हैं। यहाँ से दोनों हथेलियों को हमने जमीन पर टिकाया है, ठुड्डी जमीन पर टिकी हुई है। सांस भरते हुए जितना इजी पीछे जा सकते हैं। योग मजा है, सजा नहीं है, याद रखना है। अब अपने हिप्स को पीछे की तरफ खींचिए
और माथे को जमीन से छूने का प्रयास कीजिए जितना इजीली कर सकते हैं। फिर आप वज्रासन में बैठ जाइए। अब यहीं से फिर जाएंगे, दोनों हथेलियों को जमीन पर टिकाना, घसीटते हुए सामने ले जाना, माथे को जमीन से छूने का प्रयास करना। जो नहीं छू सकते वो जितना आगे झुक सकते हैं उतना ही झुकें। फिर पेट के बल लेट जाना, फिर से भुजंगासन की स्थिति में आ जाना और फिर से शशांक आसन की स्थिति में आ जाना। इसीलिए इसका नाम है शशांक भुजंग गति। इसका अभ्यास आप 5 से 6 बार कर लीजिए तो आप देखेंगे इंस्टेंटली आपका तनाव दूर होगा, आप देखेंगे आपका डाइजेशन बेहतर होगा। और रात्रि में सोने से पहले अगर आप योग निद्रा का अभ्यास कर लें तो ये आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। कभी भूख गायब तो कभी यूं ही पेट दर्द। तो आपने खाने में क्या खाया? कहीं टेंशन तो नहीं? तो टेंशन छोड़िए और खाइए ये आहार। फास्ट फूड, जंक फूड, पैक्ड फूड और ये जो ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इनसे दूर रहने की कोशिश करें। और हमारा नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ लेने की कोशिश करें। गर्म पानी में नींबू आप पी सकते हैं। आप किसी भी तरह से हर्बल टी पी सकते हैं। आप अपराजिता के फूल जो आते हैं, अपराजिता के फूल, पारिजात भी उसे बोलते हैं, अगर आप 1 कप में अपराजिता के 2-4 फूल रखकर उसके ऊपर गर्म पानी डालें और थोड़ी देर उसको ढक के रख दें, उसके बाद उस पर 1-2 बूंदें नींबू की डाल के उसे अगर पीते हैं, ये हमारे तनाव के स्तर को भी कम करने में हेल्प करता है। क्योंकि देखिए, पेट और ब्रेन का आपस में बहुत अच्छा सा कनेक्शन है। पेट अगर अपसेट है तो ब्रेन जो है वो सबसे पहले रिएक्ट करना चालू करता है और हमारे हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं। तो हमें गट हेल्थ को तो ठीक रखना ही है। और आप गुड़हल के फूल की चाय पी सकते हैं, ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह से आप दालचीनी, अदरक, तुलसी के पत्ते डालकर भी हर्बल टी पी सकते हैं। भोजन इतना चबाना है कि मुंह में ही पानी बन जाए, और ताकि हमारी आंतों को और पेट को उसे पचाने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये एक अनसुलझा सवाल है कि जब दिमाग में हो टेंशन तो क्यों पेट चला जाता है छुट्टी पर या फिर कर देता हड़ताल है। आज हम पेट की बात पेट से करेंगे इन औषधियों के साथ। हमारे मस्तिष्क के अंदर वात का प्रकोप होता है जिससे एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है। और पेट के अंदर मुख्य रूप से पित्त का प्रकोप होकर के हमारी जो पाचक अग्नि है वो बिगड़ जाती है। तो इसमें जब हम चिकित्सा करते हैं तो मुख्य रूप से हमें दोनों ही दोषों को बैलेंस करना पड़ता है। तो ब्राह्मी टैबलेट बहुत अच्छा काम करती है, इजीली अवेलेबल है। 1-1 गोली सुबह शाम लें। और ख़ास तौर से जिन लोगों को IBS अगर बताया है डॉक्टर ने, उसमें ब्राह्मी बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। रात को सोते समय आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण आप अगर गुनगुने दूध के साथ लेंगे, उससे भी आपका माइंड रिलैक्स होता है, नर्वस सिस्टम भी आपका स्ट्रॉन्ग बनता है। पेट की अगर बात करें, अगेन अगर आपको गैस होती है तो हिंगवाष्टक चूर्ण आप ले सकते हैं, शिवाक्षार पाचन चूर्ण ले सकते हैं, लवण भास्कर चूर्ण ले सकते हैं। और अगर एसिडिटी है तो अविपत्तिकर चूर्ण है। जो भी चूर्ण होते हैं ये, इनकी मात्रा 1 से 3 ग्राम नॉर्मली ताज़ा पानी से या गुनगुने पानी से भोजन के पश्चात लेने से आपको बहुत लाभ मिलता है। घर में जो छाछ बनाते हैं, तक्र जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, उसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा डाल करके पीने से उसमें भी आपको लाभ मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपका अपच या इंडाइजेशन स्ट्रेस से रिलेटेड है तो आपको भोजन करते समय मन को शांत रखना है। अगर आप डाइजेशन प्रॉब्लम से परेशान हैं तो गौर करिए कि कहीं इसका कारण स्ट्रेस यानी तनाव तो नहीं। तो आज आपने जाना सर्प गति का अभ्यास, शशांक भुजंग गति का अभ्यास। मन शांत रखने से पाचन बेहतर होता है। शारीरिक गतिविधि और प्राणायाम भी इसमें उपयोगी है। फास्ट फूड, जंक फूड, पैक्ड फूड और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें। अपराजिता या गुड़हल के फूल की चाय का सेवन कर सकते हैं। दालचीनी, अदरक, तुलसी के पत्ते डालकर हर्बल टी पिएं। खाने को अच्छी तरह चबा कर खाएं। वात पित्त संतुलन के लिए ब्राह्मी, अश्वगंधा और लवण भास्कर चूर्ण लें। गुनगुने दूध और घर की बनी छाछ का सेवन। भोजन के समय मन शांत रखें, टीवी, मोबाइल से दूर रहें। समस्या पुरानी हो तो एक वैद्य से परामर्श लें। पेट को हल्का रखना है तो मन को हल्का रखिए। जब माइंड होगा लाइट तो डाइजेशन की स्माइल होगी ब्राइट।
हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। और अब अविलंब संस्कृत पाठशाला की कक्षा के लिए आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र के पास। नमः संस्कृतानुरागिभ्यः सकलेभ्यः संस्कृत पाठशाला वीक्षकेभ्यः। हम सभी संस्कृत अनुरागी यह जानते ही हैं कि संस्कृत अत्यंत तार्किक और वैज्ञानिक भाषा है, जहां अक्षरों और उनसे बने शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण और लेखन में थोड़ा भी अंतर नहीं होता। पर इसी क्रम में हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जहां विशेष सिद्धांत या किसी कालखंड में आकर क्षेत्रगत विशेषताओं या कहें कि क्षेत्रगत प्रभाव परक प्रवृत्तियों के कारण कुछ दो अक्षरों में एक रूपता सी दिख पड़ती है, और उन अक्षरों में विशेष दो अक्षर हैं व और ब। आप ऐसे कई शब्दों के बारे में जहां व और ब के बीच अंतर नहीं मानने की परिपाटी है जान ही चुके हैं, पर आज कुछ उन शब्दों की बात जो पौराणिक चरित्र से संबंधित हैं, और सामान्य तौर पर यदि इन शब्दों के स्वरूप से आप परिचित नहीं होंगे तो आप हमेशा संशय की स्थिति में होंगे कि हमारे ग्रंथों में अर्थात शास्त्रों में आखिरकार दो शब्दों में शुद्ध कौन सा शब्द है। देखिए, कई शब्द ऐसे हैं जहां व और ब दोनों ही अक्षर अलग अलग रूप से प्रयुक्त मिले तब भी वे शब्द शुद्ध ही माने जाते हैं, जैसे वालिह या वाली और वाली या बाली। कुछ श्लोक हैं जहां दोनों ही अक्षरों के साथ प्रयोग हमें प्राप्त होते हैं। सौमित्र लक्ष्मणो वाली वालिरिंद सुतश्च सह ततः शरेणाभिहतो रामेण रणकर्कशः पपात सहसा बाली निकृत्त इव पादपः। अर्थात वाली भी और बाली भी दोनों ही प्रयोग संस्कृत वाङ्मय में हमें उपलब्ध होते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि कई शब्द ऐसे हैं जहां व और ब के बीच अंतर नहीं स्वीकारा जाता, अर्थात वबयोर अभेदः का सिद्धांत यहाँ स्वीकृत है। अब बढ़ते हैं आगे और चर्चा कर लेते हैं व और ब के बीच भेद की भी। एक शब्द है जिसे हिंदी में हम कहा करते हैं विभत्स, पर संस्कृत में विभत्सः आदि कहना या लिखना संस्कृत के संस्कृतत्व वाली प्रकृति पर चोट पहुंचाना ही कहा जाएगा, क्योंकि बीभत्सः ही संस्कृत में तो सर्वथा शुद्ध है ही, और हम जैसा कि आपको बताते चले आ रहे हैं कि अन्य भाषाओं में भी यदि हम संस्कृत के शब्दों को लेते हैं अर्थात उनका प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा प्रयोक्ता के रूप में एक तो आशय यह कि विभत्स इस रूप में ही विभत्स की मूल प्रकृति और शुद्धता का संदर्भ संस्कृतानुसार समझा जाना चाहिए। तो आइए बीभत्सः इस शब्द के संस्कृत प्रयोगों पर विशेष रूप से श्लोकों पर अब अवधान केंद्रित करते हैं। जुगुप्सा स्थायी भावस्तु बीभत्सः कथ्यते रसः। अर्थात मुख्य रूप से स्वीकृत 8 या 9 रसों में से एक है बीभत्स। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकाः बीभत्साद्भुत शांताश्च रसा भावाः पुनस्त्रिधा। अर्थात बीभत्स रस न की विभत्स, यह अवश्य ध्यान रखिएगा, जहां जुगुप्सा या घृणा स्थायी भाव के रूप में माना जाता है। अगला श्लोक है जहां बीभत्स का प्रयोग है। न कुर्याम कर्म बीभत्सम युध्यमानः कथंचन तेन देव मनुष्येषु बीभत्सुरिति विश्रुतः। तो अब इस तरह से आपने जाना कि कई शब्द ऐसे हैं जहां व और ब के बीच पर्याप्त अंतर है। अब इन दोनों अक्षरों के बीच भेद के कुछ और उदाहरणों के साथ बात कर लेते हैं। एक शब्द है वृष्टि या वृष्टि, पर कभी कभी हम में से कुछ व इस अक्षर का उच्चारण ब के रूप में कर दिया करते हैं और वे बोल जाते हैं वृष्टि या वृष्टि। ऐसे ही एक और शब्द है वर्षा या वर्षाः। यहाँ ध्यान दीजिए कि वर्षा शब्द का संस्कृत में सदैव ही बहुवचन में ही प्रयोग होता है, अर्थात वर्षा नहीं वर्षाः।
ही प्रयोग की अवस्था में लिखा और बोला जाना चाहिए। वैसे हम संस्कृत पाठशाला की कक्षा में यथा समय आपको कई उन शब्दों के बारे में भी बताएंगे ही जिनका प्रयोग वचन की दृष्टि से विशेष होता है, अर्थात कुछ शब्द एक वचन या द्विवचन या बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। इस बारे में आप आगे जान सकेंगे। तावत प्रकृतम अनुसरामः, अर्थात वर्षा और वर्षाह के व अक्षर की जगह ब इस अक्षर का प्रयोग किया जाना और वर्षा या वर्षाह जैसे प्रयोग करना अशुद्ध है, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आज की संस्कृत की कक्षा में इतना ही। अग्रिमायै कक्षायै पुनरपि भवन्तु सन्नद्धा भवन्तः, तावत् स्वीकुर्वन्तु पुनरपि मम नमः। तो सुप्रभातम कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। सोमवार को पुनः मिलेंगे प्रातः 7 बजे आपके अपने डीडी न्यूज़ पर सुप्रभातम कार्यक्रम के नए अंक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और भारतीय संस्कृति से जुड़े रहिए। नमस्कार, शुभम कामये।